हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कौन से चैप्टर की शुरुआत की है, तो चैप्टर नंबर 3 बी की। और इसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है बच्चे, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कवर किया था, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। इसी के साथ ही जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों, ये भी हमने समझा था। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताइए। हमने ये देखा था ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जैसे मान लीजिए प्राइस या फिर कोई भी दूसरा जो फैक्टर है, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना बच्चों, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा, यानी उसमें कितना चेंज होगा, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया भी था। अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बच्चे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से टाइप्स हम देखेंगे, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। पहला है इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है बच्चे क्रॉस इलास्टिसिटी, और तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, नाम से ही आपको सारी बातें याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो इनकम इलास्टिसिटी में क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर किसी फैक्टर में किसी वेरिएबल में चेंज होता है ना, तो फिर डिमांड मतलब जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, ये चीज हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब ये इनकम इलास्टिसिटी क्या है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये आपका इनकम है, राइट। ये क्या है बच्चे, ये आपका इनकम है जिसको जनरली हम Y से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है, इसको आप Q से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो मान लीजिए इनकम में कुछ चेंज हो रहा है, तो ये जो आपका क्वांटिटी डिमांड है ना बच्चे, ये किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब इसमें कितना चेंज होगा, ये चीज हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इस इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम ओनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस इनकम की बात की जा रही है, अदर फैक्टर्स जो है ना दोस्तों, उनको हमने मान लिया है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं हो रहे। बस यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ओनली इनकम की बात की जा रही है कि अगर इनकम में कुछ चेंज हो रहा है तो जो आपका क्वांटिटी डिमांड है ना दोस्तों, क्वांटिटी डिमांड, उसमें कितना चेंज होगा। देखो लिखा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ई वाई विच इज इक्वल टू क्या होता है, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये इनकम इलास्टिसिटी में आता है, बराबर। अब देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ, इसका सिंबॉलिकली अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखाओगे, देखो ये चीज बस आपको याद कर लेना है, बाकी इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्या हमको नहीं दिए जाएंगे, बस आपको ये याद कर लेना है। देखो ई वाई क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। देखो ये जो आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं बच्चे डेल्टा, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। ये जो ट्रायंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा जो है ये किसको डिनोट करता है, ये मान लीजिए ये हमें ना चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी, और अपॉन में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, और अगर आप इसको और थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहो तो ये याद कर लेना, नीचे आ जाओ थोड़ा। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज नहीं, यहाँ पे बस आएगा चेंज इन क्वांटिटी, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, क्यू। फिर इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, अरे देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के नीचे क्या था, परसेंटेज चेंज इन वाई, मतलब ये डिवाइड में था ना, तो देखो यहाँ पे डिवाइड आ गया, फिर परसेंटेज नहीं, चेंज इन वाई यानी कि इनकम, अपॉन में क्या आएगा भाई, ओरिजिनल इनकम। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये चेंज वाली नहीं है। ठीक है, और ये वाई फॉर क्या हो गया, ओरिजिनल इनकम हो गया, राइट। अच्छा, अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सपांड करें, मतलब थोड़ा सा और इसको आगे लेकर के चले, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो ये परसेंटेज नहीं, यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये तो ठीक है, लेकिन अब ये जो डिवीजन है ना, मुझे इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा जब मल्टीप्लीकेशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स ये जो नीचे है ना वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, यानी ये जो वाई आपको दिख रहा है ये जाएगा ऊपर और डेल्टा वाई नीचे आ जाएगा। देखो वाई गया ऊपर, डेल्टा वाई नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, देखो इसमें से आप क्या क्या लिखोगे, अगर इनकम इलास्टिसिटी आपको लिखना है तो उधर वो एक्सप्लेन कर दोगे, इसी के साथ ही ये वाला फॉर्मूला लिख देना, फिर ये लिखोगे, और ये नहीं लिखा, ये वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये लास्ट में लिख देना। ठीक है, बस आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो याद कर लेना, ऐसे फिलअप्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, क्यू फॉर ओरिजिनल डिमांड,
है ना, ओरिजिनल डिमांड मतलब वही क्वांटिटी डिमांड, और ये Y4 क्या है बच्चे, ओरिजिनल इनकम। ये जो है डेल्टा Q ये क्या चेंज कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। फिर ये जो Y है ये क्या चेंज, ये क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यू शुड नो। तो चलो एक बार हम इसको भी फटाक से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जैसे डू यू नो जो दिया रहता है उसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन यू शुड नो हमें पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज ये कंसिडर किया जाता है फॉर इवैल्यूएशन। ओके, चलो देखते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है भाई। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, ये हम जनरली नॉर्मल गुड्स में देखते हैं। देखिए, नॉर्मल गुड्स फॉर विच इंक्रीजेस विच डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी जो हमारे जनरली नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी ना तो हम लोग ये ज्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं, ठीक है, और खास करके वो गुड्स जिनका मल्टीपर्पज यूज होता है, बराबर। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है भाई, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड को क्या कर देते हैं बच्चे, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है ना, तो क्या बोला गया है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये अगर मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, तो जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या हुआ, लो क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, तो क्या हम उसको खरीदना चाहेंगे, नहीं। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सोचेंगे अरे हम ये 10 रुपए वाले साबुन से क्यों नहाएं, हम तो 15 रुपए वाले 20 रुपए वाले साबुन से नहाएंगे, क्योंकि अब तो हमारी इनकम बढ़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो हम अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा ना, इनकम तो बढ़ा ठीक है, लेकिन हमने इंफीरियर गुड्स की जो मांग है, देखो नॉर्मल गुड्स तो हम ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो हमारे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों उनको हम नहीं खरीदेंगे, हम तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मतलब इफेक्ट पड़ा कैसा, ऐसे नीचे वाला गया है ना। सो इंफीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर यहाँ पे जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, तो देखो दोस्तों आपको बताती हूँ, नेसेसरी गुड्स, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, बराबर, तो चाहे आपकी इनकम बढ़े या फिर कम हो वो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, मान लीजिए किसी को शुगर है, अब उसको शुगर है तो वो दवाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ये नहीं सोचेगा कि अरे हमारी इनकम कम हो गई चलो हम इस बार दवाई बस 2 ही गोली लेके आते हैं, ऐसा नहीं, उसको खाना है तो भाई रोज खाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेडिसिन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, तो चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो ये चीज तो आप खरीदोगे ही, है ना। अगर इनकम बढ़ती भी है तो अब ऐसा नहीं है कि शुगर की दवाई आप काफी ज्यादा खरीद लोगे, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर अगर आपकी इनकम कम भी होती है तो भी आप ये नहीं कि उसकी क्वांटिटी को घटा दोगे, ये भी नहीं होगा, यानी जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी में, ठीक है। बात समझ में आई, तो चलो आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी को कवर कर लिया है, विच इज आवर फर्स्ट टाइप। नाउ लेट अस सी द सेकेंड टाइप विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बच्चे ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, क्रॉस का मतलब आपको मालूम है, ऐसे होता है, ऐसे, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कॉमोडिटी, ठीक है, अगर एक कॉमोडिटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेगा, है ना, वो चीज किस में आ जाता है बच्चे, क्रॉस इलास्टिसिटी में आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जनरली हम किस में देखते हैं, कौन से टाइप के गुड्स में हमें ये देखने के लिए मिल सकता है, तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोस्तों, या फिर जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूट मतलब टी और कॉफी, है ना, टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, वैसे ही शुगर एंड जैगरी ये क्या है बच्चे, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। और कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है जैसे कार एंड फ्यूल, ओके। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना दोस्तों, वहां पे हमें जनरली ये क्रॉस इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप सोचिए अगर हमने शुगर के दाम बढ़ा दिए तो गुड़ की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी एक के चेंज होने की वजह से, अगर एक गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे उसके सब्सटीट्यूट पे पड़ रहा है। अगर टी का दाम बढ़ गया तो फिर क्या होगा, लोग कॉफी को खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वो सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, क्रॉस इलास्टिसिटी वाली, है कि नहीं। वैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि कार एंड फ्यूल, अगर कार ने अगर फ्यूल का दाम बढ़ा तो कार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, कार की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी चीज को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, ऐसे, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। ओके, जनरली ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी को हम लोग ई से दिखाते हैं, इनकम को हम ऐसे ई वाई करके दिखाते हैं, और ई सी से हम क्या दिखाते हैं बच्चे, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्योंकि सी फॉर क्रॉस होता है ना। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड ऑफ ए, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, ये हमारा कमोडिटी ए है, पहला कमोडिटी, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस बी, ये हमारा दूसरा कमोडिटी है। देखो इसमें ओरिजिनल कमोडिटी क्या है बच्चे, ये है, और
अदर कमोडिटी ये है, यानी कि अगर हम बी में कुछ चेंज कर रहे हैं, इसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, अगर इसमें चेंज हो रहा है तो इस ऊपर वाले के ऊपर यानी ओरिजिनल कमोडिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस क्रॉस इलास्टिसिटी में। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला जरा देख लिया जाए, बहुत सिंपल है भाई। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्रॉस इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज देख लेना, और फिर यहाँ पर ये जो इसका रिलेशन है ना वो आप देख लेना। अब ये रिलेशन कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले ये डेल्टा क्यू ए लिखेंगे, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, फिर नीचे क्या आएगा बच्चे, तो जो कमोडिटी ए था उसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो इधर लिखा हुआ है बच्चे, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी वो नीचे आएगा। फिर यहाँ पे प्राइस भी वैसे ही है, ये ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, देखो भाई। और ये क्या है, चेंज इन प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगाया, बिकॉज ये देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इस साइन को चेंज करके ऐसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऊपर जाएगा भैया, ये नीचे आएगा। तो देखो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है ये गया ऊपर, और जो चेंज इन प्राइस है वो आ गया नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो आपको दिमाग में बिठा करके रखना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, हाँ लिखना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, यू शुड नो। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। जैसे हमने इनकम का देखा था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वैसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी का भी होता है। तो भाई कब होता है, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम देख सकते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे कि टी एंड कॉफी। नेगेटिव हम कब देख सकते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं ना, ठीक है, इनके इसमें हम ये चीज देख सकते हैं, जैसे कि टी एंड शुगर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपको देखने मिल सकता है, जबकि जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी आपको कहां पे देखने मिलेगा, जब नॉन रिलेटेड गुड्स होंगे तब। जैसे कि टी और बुक्स, इनका कुछ कनेक्शन ही नहीं भाई, टी का दाम बढ़ने दो घटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बुक के ऊपर, क्योंकि बुक तो अलग चीज है, वो कोई सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। या फिर बुक में अगर चेंज हो रहा है तो टी के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो ये जो नॉन रिलेटेड गुड्स होते हैं ना दोस्तों, वहां पे हमें जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलती है। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हमने सेकेंड टाइप भी कंप्लीट कर लिया, जो था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करने वाले बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी की। तो भैया ये क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी यानी चेंज, यानी कि वही रिस्पॉन्सिवनेस बराबर। तो देखो मान लीजिए अगर प्राइस में हमें चेंजेस, मतलब प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं तो जो फिर हमारा क्वांटिटी डिमांड है उसमें किस प्रकार से चेंज होंगे, ये चीज हम समझते हैं इस वाले टाइप के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं अल्फ्रेड मार्शल, क्या कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में क्या आएगा बच्चे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी ये एक्चुअल में है क्या, तो ये है प्रोपोर्शन भैया, रेशियो, किसका रेशियो, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अगर आप इसको फॉर्मूले की मदद से दिखाना चाहो देन आप ऐसे शो कर सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और दिखाना है तो इसको देखो ऐसे, अभी मान लो इसका परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो कैसे करोगे, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर ये भाग है ना, भाग यानी कि डिवाइड, फिर यहाँ पे लिखोगे चेंज इन प्राइस अपॉन में ओनली ओरिजिनल प्राइस आएगा। ठीक है, फिर ये भाग यानी कि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो ये पी जाएगा ऊपर, डेल्टा पी आएगा नीचे भैया। तो कैसे हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी, मतलब ओरिजिनल प्राइस अपॉन डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, देखो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चे चेंज हम कैसे निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए ओल्ड क्वांटिटी हमारा 2 किलो था, न्यू क्वांटिटी कितना है 5 किलो, तो इन दोनों के बीच में जो मतलब डिफरेंस होता है ना दोस्तों, जैसे 3 किलो का डिफरेंस है ना, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, मतलब चेंज हो जाएगा वही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो चेंज है ना वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो 3 टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े, कौन कौन से, इनकम,
फिर दूसरा हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी और तीसरा हमने देखा दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो हमारा ये है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, देखो जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने वही यहाँ पे ये 3 टाइप्स देख लिए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो था हमारा इनकम, इसमें भी हमने देख लिया था पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब यहाँ पर जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी इधर तो हम नहीं पढ़ने वाले, बल्कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ना दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल, है ना, आप ही नहीं, मैं भी जब 12th स्टैंडर्ड में थी ना, तो सच्ची बता रही हूँ, एकदम अपने मन से बता रही हूँ आप लोगों को, ये जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी। मुझे पता नहीं चलता था कहाँ पे इनफाइनाइट होगा, कहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, कहाँ पे लेस देन 1 होगा, बहुत कंफ्यूज होती थी। पर धीरे धीरे करके पढ़ते गए और सारी चीज़ें क्लियर होती गई। तो आपको भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली की जो आपको क्या कर सकता है, मतलब चीज़ों को अपने माइंड में फिट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलो बाय एवरीवन।